नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में, जहां पर हम क्लास 10th का फिजिक्स का रिफ्रैक्शन का पोर्शन कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 2 हो रहा है, लेकिन ऑल ओवर अगर हम देखें तो ये लेक्चर नंबर हमारा हो रहा है 7वां। ठीक है, इससे पहले मैंने रिफ्लेक्शन का पूरा टॉपिक क्लियर कर दिया हुआ है भाई, 1 से लेके 5 के बीच में। ठीक है, तो जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हो उसको। अभी के लिए हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन के विषय में। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हम लोग को क्या करना, आगे पढ़ना है। हाँ, यहाँ से हम लोग को क्या करना, आगे पढ़ना है। लेकिन यहाँ से मैं शुरू नहीं करने वाला हूँ, मैं शुरू थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। 1 या 2 मिनट लगेगा आपका। 1 सेकंड, ब्राइटनेस तो पूरी रख रखा हूँ। हाँ ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि व्हेन एनी light is passing from one medium to another medium and the phenomena occurred, the deviation of path of light that is known as a refraction। मतलब जब भी एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब क्या करती है, इंटर करती है। सपोज टू बी कि यहाँ पर ये देखो, ये एयर है और ये ग्लास है। जैसे लाइट इंटर करी और ये अपने पाथ से डेविएट हो रखी है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फेनोमेना हो रही है। वहीं पर हमने ये देखा था, इस रिफ्रैक्शन के दौरान हमें 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहली हमें मिलती है कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एक होता है टूवर्ड द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल का मतलब ये होता है कि भाई नॉर्मल से दूर जाएगी। टूवर्ड द नॉर्मल का मतलब नॉर्मल के पास आएगी। अब इसको समझने के लिए ये क्यों हो रहा है, हमें 2 प्रकार के मीडियम को समझने की ज़रूरत है कि मीडियम क्या होता है। तो मीडियम का मतलब ये होता है कि जिसमें लाइट चलती है। अब ये मीडियम अगर एयर है तो एयर हो सकता है, अगर वाटर है तो वाटर हो सकता है, अगर ग्लास है तो ग्लास हो सकता है। मतलब लाइट जिसमें भी जा रही है वही उसका क्या हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा। सपोज दैट कि यहाँ पर हम डेंसिटी से समझने की कोशिश करते हैं। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो हो जाएगा डेंसर, जिसकी डेंसिटी कम रहेगी वो हो जाएगा रेयरर। मतलब जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, एक पॉन्ड लेता हूँ, मतलब ये तालाब है। ठीक है, अब ये तालाब क्या कर रहा है, पानी से भर रखा है। अब यहाँ पर जो है कि यहाँ पर ये सभी क्या है, अच्छा ब्लू कलर ही है फिर भी। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, आपका सब एयर है। अब ऐसे में अगर आप देखोगे एयर की डेंसिटी, इसकी डेंसिटी और इसकी डेंसिटी, तो किसकी डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी आपको, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी। तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये जो एयर है वो कैसा है, एयर कैसा है, एयर है रेयरर मीडियम, जबकि वाटर क्या है, वाटर क्या है आपका डेंसर मीडियम। तो बात समझ में आ रही है। तो जब भी लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करती है। लेकिन अगर यही लाइट इस रेयरर मीडियम से डेंसर में जाती है, तब ये लाइट टूवर्ड द नॉर्मल मूव करती है। इसी फिनोमेना का समझ सकते हो, जैसे लाइट एक बार इधर से आई तो ऐसे गई, अगर इधर से जाएगी तो ऐसे जाएगी। समझ रहे हो, सीधी सीधी बात है। बस यही चीज़ें जो है कि हमें थोड़ी सी समझने की ज़रूरत होती है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन क्यों होता है, तो बेसिकली रिफ्रैक्शन इसकी वजह से हो पाता है क्योंकि डेंसिटी की वजह से वेलोसिटी में एक इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे वेलोसिटी बढ़ जाती है या वेलोसिटी कम हो जाती है। हाँ, ये अब इतना कम वेरिएशन होता है, लेकिन होता ज़रूर है। तो ये चीज़ें हम देख सकते हैं, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग अपनी आँखों से ऑब्जर्व कर पाना ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि भाई c = 3 × 10⁸ मतलब 3 लाख मीटर पर सेकंड के स्पीड से अगर कोई चीज़ जा रही है तो हम उसको अपनी आंखों से देख सकते हैं। बट हाँ, इसको हम लोग जब इसमें चेंजेस आते, चाहे ये कम हो रहा होता है या बढ़ता है, हालांकि इससे ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें ये दोनों फेनोमेना यहाँ पर देखने को मिलती हैं। जब भी यहाँ पर देखो, जैसे डेंसर था, डेंसर से रेयरर आया, तो इसका मतलब यहाँ पर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्यों गई है, क्योंकि इसकी स्पीड क्या कर गई है, बढ़ गई है। लेकिन ये टूवर्ड द नॉर्मल क्यों गई है, क्योंकि इसकी स्पीड यहाँ पर घट गई है। किसकी वजह से, डेंसिटी की वजह से। बाकी ये जो टॉपिक यहाँ पे लिख रखा है उसको पढ़ सकते हो, पूरा एकदम डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है, डेली लाइफ में हम बहुत सारे एग्जांपल देख रहे होते हैं, जैसे ये देखो हमारा, ये देखो हमारा, ये देखो हमारा। ठीक है, पानी में कोई चीज़ डालोगे तो वो आपको बड़ी दिखेगी, जैसे सिक्का डालोगे तो सिक्का बड़ा दिखेगा। क्यों दिख रहा है, क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से। अब इसको मैं आगे थोड़ा लेक्चर में अच्छे से पूरा बाई डाटा के साथ मैं पूरा अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए तो बस केवल हम ये मान लेते हैं। आप चाहो तो सिक्का पानी में डाल सकते हो या ग्लास में सिक्का डाल सकते हो, आपको सिक्का बड़ा दिखेगा रेगुलर साइज से। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। जैसे रिफ्रैक्शन में मैंने समझाया था, रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। तो ये मतलब वही चीज़ है कि भाई जैसे तरीके से हमने एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंजिंग करी हुई थी, तो मतलब यहाँ पर टूवर्ड द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल की फेनोमेना हुई थी। तो वही सेम चीज़, अगर इसको आप आधा कर दोगे, आधा अगर आप कर दोगे
तो ये टूवर्ड इधर का टूवर्ड द नॉर्मल, इधर का अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब ये स्लैब में कैसे होता है। अब ये लग रहा हो कि झूठ मूठ है, तो यहाँ पर रियल की इमेज लगा रखी है, आप देख सकते हो। समझ गए? चलो अब यहाँ पे कुछ समझने वाली बात ये है कि जैसे हमने देखा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, ये हमारा क्या होता है, स्मूथ सरफेस होता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि भाई लाइट यहाँ से आती है और ऐसे चली जाती है, सही बात है, बिल्कुल सही है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, जो कि क्या होता है हमारे इस सरफेस से 90 डिग्री पे होता है। तो इस वाले एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। जबकि हम लोग इस वाले एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सही बात है। तो यहाँ पर एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, ये होता है रिफ्रैक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो रहा है कि ये जो एंगल आई तो हमें दिख रहा है कि भाई एंगल इंसिडेंस हो रहा है, लेकिन मीडियम के अंदर जाने के बाद यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ना होकर के एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। ये नोट करने वाली बात। अब इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात हो रही है। तो मतलब यहाँ पर रिफ्रैक्शन की केस में जो आर रिप्रेजेंट होगा वो रिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो कंफ्यूज होने की बात नहीं कि दोनों में एक ही सिंबल से कैसे यूज़ कर रहे हैं। फेनोमेना तो एक ही है, एक में हो रहा है कि लड़के वापस चली जा रही है, दूसरे में हो रहा है कि वो मीडियम के अंदर चली जा रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि भाई आई इक्वल टू क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। वहीं पर ई आपका क्या होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इमर्जेंस का मतलब ये होता है कि जैसे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, फिर दूसरे मीडियम से अगर वो सेम मीडियम इंटर कर रही होती है, तो वो उसमें जो उसका एंगल का चेंज होता है वही होता है डेविएशन। सपोज टू दैट कि यहाँ पर देखो ये भी एयर है, बिल्कुल है, ये भी एयर है, बिल्कुल है, लेकिन ये आपका ग्लास हो गया, ये क्या हो गया, ग्लास हो गया। तो एयर से ग्लास में गई, ग्लास से फिर एयर में गई। तो एक्चुअल पाथ अगर आप देखोगे तो इसका एक्चुअल पाथ मैं ग्रीन लाइट से दिखा रहा हूँ, ये देखो इसका एक्चुअल पाथ ये है, लेकिन एक्चुअल पाथ से ना जाकर के उससे किसी पैरेलल लाइन पे ये जा रही है। तो इसका मतलब ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है यही क्या होता है, एंगल ऑफ इमर्जेंस कहलाता है, ठीक है। हालांकि इसमें भी क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर होते हैं। ऐसा हमने देखा था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर मान लो एंगल आई, ये एंगल आई से ना जाकर एंगल आई इक्वल टू अगर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो इसमें कोई डेविएशन देखने को नहीं मिलेगा। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ग्लास स्लैब है, ठीक है। अगर ग्लास स्लैब पे लाइट एकदम ऐसे स्ट्रेट पड़ रही है तो स्ट्रेट चली जाएगी बिना डेविएशन के, कोई इधर उधर नहीं जाएगा, सीधे की सीधे जैसे आएगी वैसे चली जाएगी। या फिर ग्लास स्लैब अगर ऐसे है, अगर हम ये मीडियम मान रहे हैं तो यहाँ से ये सीधे आएगी और सीधे चली जाएगी, क्योंकि ये सरफेस है और इसका आई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की। जिस तरीके से हमने देखा था कि भाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस और जो सेपरेशन लाइन या नॉर्मल होता है वो एक ही पॉइंट पर लाई करता है। वही बात यहाँ पर भी होती है। क्या पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इन ऑल सेम प्लेन, ठीक है। मतलब सब लाइज इन ऑल सेम प्लेन। तो मतलब सभी लोग क्या करते हैं, जैसे ये लाइन ऑफ सेपरेशन है, ठीक है, यहाँ मीडियम ए है, यहाँ मीडियम बी है, यहाँ से लाइट आई और इस तरीके से चली गई और ये हमारा खींच दिया हमने नॉर्मल, ठीक है। तो ये भी देखो इंसिडेंट और ये रिफ्रैक्टेड और ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो मतलब बात तो वही हो रही ना जो हमने रिफ्रैक्शन वाली लॉ में हमने पढ़ रखा हुआ था, ठीक है। वहीं पर अगर हम देखेंगे पोस्टुलेट, ये सबसे महत्वपूर्ण है। देखो ये पहला वाला तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये सेकंड स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा रोड साइड में हूँ इसलिए थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा, बट मैं तेज बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो सेकंड पोस्टुलेट में स्नेल्स लॉ क्या कहती है, स्नेल्स लॉ का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पर ये जो होता है ना आपका तो एक एंगल बना रहा है, ये एंगल आई बना रहा है, तो लेकिन इसमें ये ना टू डायरेक्शनल है। देखो सीधे सीधे देखो, एक ये है और एक ये है और दूसरी तरफ से ये मूव कर रहा है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर, ये होता है कॉस थीटा, ये होता है साइन थीटा। तो ये देखो ये वाला हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, और ये वाला इसी के रिलेशन में ले रहे हैं तो ये वाला हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि ये नॉर्मल है, ठीक है। ये क्या होता है, साइन थीटा होता है और ये क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको कॉस में बदल लेंगे, लेकिन अभी के लिए हम क्या लेते हैं, साइन थीटा लेते हैं। तो सपोज करो एक मीडियम लाइट ऐसे आई और ऐसे डिविएट कर गई, सही बात है। तो ये हो गया क्या, साइन आई हो गया, और ये जो एंगल बना वो क्या बना, साइन आर बन गया, ठीक है। तो इसी के रेशियो को एक कांस्टेंट चेंज आता है। इसको मैं अगर थोड़ा सा समझाऊं अगर, तो मतलब ये कहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि ये कांस्टेंट का क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लिया एयर, ठीक है, अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, समझ लेना बात को, ठीक है। एयर है और यहाँ पर आपका क्या है, वाटर है, ठीक है। ये लो हमारा एयर है, ठीक है।
फिर से मैं हटा दे रहा हूँ। देखो अब ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से लाइट आई और हमने देखा कि ये एयर क्या है, रेयरर है, और जो हमारा वाटर या ग्लास है, वाटर है, तो वो क्या है, डेंसर है। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा कि भाई ये टूवर्ड द नॉर्मल मूव करेगी, क्योंकि डेंसिटी इसकी ज़्यादा है, तो टूवर्ड द नॉर्मल मूव कर दी। तो इसमें ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों कांस्टेंट हो जाएगा और कैसे कांस्टेंट होगा, और ये जो बात कह रही है वो क्या कह रही है, एकदम डीप में समझना ध्यान से। तो कांस्टेंट होगा, ये बात मैंने बोल दी। अगर मैं लाइट को इस तरीके से और कुछ ऐसे भेज रहा हूँ, ठीक है, तब पर भी ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के बराबर ही होगा, क्योंकि मीडियम तो सेम है ना बॉस, तो जो डेविएशन होगा वो तो सेम रहने वाला है। अगर मान लो कि मैं किसी और एंगल से भेज रहा हूँ, चलो मैं रेड वाली लाइट से भेजता हूँ, ब्लू वाली लाइट से, अगर मैं इस एंगल से भेज रहा हूँ, नहीं बहुत ज़्यादा सीधा हो गया ये, इस एंगल से भेज रहा हूँ, तब पर भी जो डेविएशन होगा, ये वाला एंगल जो बनेगा वो इस वाले के और इस वाले के बराबर होगा, क्योंकि फिर से ये एयर है और ये वाटर है, तो ये देख रहे हो एक कांस्टेंट फेज चल रहा है। हाँ, अब ये डिपेंड कर रहा है कि किस तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है या कितना बन रहा है, लेकिन एट द एंड अगर हम देखेंगे कि एंगल ऑफ जो लाइन जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्रैक्टेड रे है, दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कहीं ना कहीं फिक्स है। तो ये एक बात निकल के आती है कि यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। तो वही बात मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूँ। तो इसको बताया था स्नेल्स ने। किसने बताया था इसको बताया था स्नेल्स ने, नाम के साइंटिस्ट ने, जिसने उन्होंने लॉ दी कि क्या बोलते हैं इसको, स्नेल्स लॉ, या फिर इसको बोल सकते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर बोलते हैं द एंगल ऑफ द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू अ कांस्टेंट वैल्यू, जिसे हम कांस्टेंट बोलते हैं, या फिर हम नाम देते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बाद में मॉडिफाई करके बनाया गया, लेकिन जब स्नेल्स ने लिया तो यही नाम दिया था। ठीक है, तो अभी अब मसला यहाँ पर यह हो गया कि अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो जाएगा। यही होता है क्या, स्नेल्स लॉ। और मैंने बताया कि किस तरीके से कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे स्नेल्स लॉ का ना उन्होंने इक्वेशन दिया, वो इक्वेशन क्या थी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो जैसे वही ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सो साइन आई अपन साइन आर, और म्यू से क्या करते हैं, उसी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि भाई ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वो चीज़ समझते हैं। क्योंकि ऑल्दो हमने देखा कि एंगल साइन आई और साइन आर, इनका रेशियो एक कांस्टेंट होता है, सही बात है, लेकिन उसी कांस्टेंट को हम क्या नाम दे रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये क्या चीज़ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये नया टर्म क्यों आया है यहाँ पर, तो उसके लिए हम क्या बात करेंगे, हम देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। सो बेसिकली द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ टेकन प्लेस इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम एंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे देखो यहाँ पे मैंने 3 मीडियम लिए, मतलब मैं अलग अलग मीडियम लेता हूँ। एक मीडियम लिया, फिर उसके बाद मैंने दूसरा मीडियम लिया, फिर इसके बाद मैंने तीसरा मीडियम लिया, मैंने 3 मीडियम लिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये अब लाइट ऐसे आई, ठीक है, किसी पे डेविएट करके चली गई, यहाँ पर भी लाइट आई, किसी एंगल पे डेविएट करके चली गई, यहाँ पे भी लाइट आई, किसी एंगल पे डेविएट करके चली गई। लेकिन अब जैसे कि इनका और इनका क्या रिलेशन है, कैसे हम देख सकते हैं, या हम यूँ कह लें कि भाई जैसे यहाँ पे एयर है, ठीक है, तो एयर, अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे भी एयर है और यहाँ पे भी एयर है और यहाँ पे भी एयर है, ठीक बात है, और यहाँ पे है वाटर, मान लो कि ये वाटर है, ये ऑयल है, और ये मान लो पेट्रोल है। ठीक है, मतलब अलग अलग आपका मटेरियल है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि जब ये लाइट यहाँ पे आई है, ये वाटर है और ये ऑयल है और ये पेट्रोल है, तो ऐसे में यहाँ से जो डेविएशन इसमें दिखा, इस वाले में से जो इसमें भी हमें जो पाथ में चेंजेस दिखे, एंगल ऑफ इमरजेंस हमें दिखा, इस वाले में भी जो हमें एंगल ऑफ इमरजेंस दिखा, तो इन सभी लोगों को मैं कैसे एक्सप्रेस करूँगा, मेरे पास क्या तरीका है। तो उसी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टर्म, जहाँ पे हर चीज़ को हम लोग देखते हैं किसी के रिस्पेक्ट में। सपोज टू बी कि मतलब मुझे, जैसे मान लो अभी मैंने एग्जांपल लिया था ना ग्लास स्लैब का, तो यहाँ पे एयर है, तो एयर जब यहाँ से इंटर करी, इंटर करने के बाद इसमें कोई डेविएशन मिला, तो इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट थी और इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट थी, दोनों के रेशियो को हम क्या नाम देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम देते हैं। मतलब द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ फर्स्ट मीडियम एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन अ सेकेंड मीडियम, दैट इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से।
किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं कहीं पर इसको ईटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये देखो ईटा का सिंबल है, जैसे एन बनाते हैं ना, तो एन का जो पीछे वाला पोर्शन थोड़ा लंबा खींचते हैं, वो होता है ईटा। अच्छा, एक नोटेबल पॉइंट है जो उसमें मैं आगे बता रहा हूँ, अगले वाले इसमें देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ये म्यू1 है, ये म्यू1 और ये म्यू2, ये दो चीज़ आई है, तो इसका मतलब मीडियम, ये म्यू1 है, ये वाला क्या है? म्यू1 है, और ये क्या है? म्यू2 है। तो लाइट इसमें से आई और इसमें गई, तो इसको ऐसे लिखते हैं म्यू1 1 म्यू2। इसका मतलब लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में गई है। समझ में आ रहा है? और इसका रेशियो कैसे बनेगा? साइन आई अपान साइन आर कि इज इक्वल हो जाएगा कितना? म्यू2 अपान म्यू1। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चाहे तो स्नेल्स के फॉर्मेट में लिख लें, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाद में आया तो हम देखें कि दोनों बराबर थे, तो इसीलिए हमने दोनों को क्या कर दिया? बराबर कर दिया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट इन अ फर्स्ट मीडियम, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन सेकंड मीडियम, और इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, इसको एक और अलग तरीके से भी दिखा सकते हैं। सपोज टू हमने 1-2 माना है, यहाँ पर 1-2 माना है तो 1-2 दिखाए। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि चलो ये मीडियम का जो सेपरेशन है, यहाँ पर यहाँ ग्लास है, ये ग्लास है और ये क्या है? एयर है, तब कैसे दिखाएंगे? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सॉरी यहाँ पर वाटर और ग्लास दो चीज़ें यूज़ करी गई हैं, मैंने एयर का एग्जांपल ले लिया। ठीक है, तो इसका मतलब वाटर से लाइट किस में जा रही है? वाटर से लाइट जा रही है ग्लास में। ठीक है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर रखेंगे और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे रखेंगे। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये किसके रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है? एयर के रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है कि एयर और वाटर में क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एयर और ग्लास के बीच में क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उनके रेशियो को हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। समझ में आ रहा है बात? तो यही चीज़ है। देखो, अगर नहीं समझ में आया तो आप पीछे जाओगे, लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइंड करो और पहले उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो कांस्टेंट टर्म निकल के आ रहा है उस चीज़ को समझो, और इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट इंटर करती, यही उसके अंदर जो उसका रेशियो होता है वही होता है स्पीड ऑफ लाइट का, वही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ऐसे में हमारे पास अलग अलग प्रकार के मीडियम्स हैं, तो अलग अलग प्रकार के मीडियम को डिफाइन कैसे करेंगे? तो हम किसी के साथ उसको एसोसिएट करते हैं या रिलेट करते हैं। तो हमने माना कि चाहे वाटर हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, सभी को हम क्या करेंगे? एयर के रिस्पेक्ट में देखेंगे। एयर से लाइट आएगी, उसके अंदर जाएगी, एयर से लाइट आएगी, वाटर के अंदर जाएगी, एयर से लाइट आएगी, पेट्रोल के अंदर जाएगी, एयर से लाइट आएगी और वो जो हमारा और कोई ऑयल के अंदर जाएगी। ठीक है, तो ये लाइट जब आ रही है तो अब सबका एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी हमें, क्योंकि भाई एयर के लिए अलग, वाटर के लिए अलग, पेट्रोल के लिए अलग। तो इन सभी को एयर के रिस्पेक्ट में देखा गया, और फिर स्पेसिफिकली वाटर के जब हमने दो मीडियम रख लिया, ग्लास के लिए रख लिया और वाटर के लिए रख लिया, तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में। दोनों के रेशियो को अगर हम रख देते हैं तो हमें मिल जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ठीक है भाई, तो इसको और भी तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, बेसिकली जब मैंने स्पीड ऑफ लाइट की जो बात करी वो कैसे कर रहा हूँ, वो इस तरीके से कर रहा हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है? C/V। C क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। एयर में क्या होता है? 3 × 10⁸ होता है, और स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। तो म्यू इक्वल टू जो मैं बार कह रहा हूँ कि स्पीड ऑफ लाइट एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो स्पीड ऑफ लाइट C से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी भी सबस्टेंस की या किसी लाइट की किसी मीडियम के अंदर जो वेलोसिटी होती है उसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसी को अलग अलग तरीक़ों से हम क्या करते हैं? एक्सप्रेस कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, ये तो बेसिक फंडामेंटल था कि C/V होता है म्यू इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे एयर से किस में जा रहा है? ग्लास में जा रहा है। यहाँ एयर से किस में जा रहा है? वाटर में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और ये ग्लास में कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये आपका एयर में कितना है और वाटर में कितना इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। समझ रहे हैं? तो यही चीज़ जो है कि आपका यहाँ पर होती है। अगला हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होगा हमारा स्फेरिकल मिरर। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड यू गॉट द आइडिया, यू गॉट द पॉइंट कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिविंग द डिलीवर द वैल्यूज टू यू। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो दोबारा पीछे कर लेना, और मैं अगर फास्ट बोल रहा हूँ तो उसको थोड़ा सा 0.5 पे या थोड़ा कम कर लेना। ठीक है, चलो स्फेरिकल में क्या होता है भाई? स्फेरिकल में अगले लेक्चर में कवर कर रहा हूँ। वैसे भी टोटल 20 मिनट हो गया, मैं चाहता हूँ कि लगभग हर लेक्चर 20 मिनट का ही रहे। इस PDF का लिंक चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन में जाना, बायो में आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, वहाँ से हमको सीधे मैसेज इसका नाम डाल दोगे ना, हम आपको भेज देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, चलो अभी के लिए बस इतना ही। इस चैनल को आगे लेके जाना तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारी मम्मी की कसम अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो। बाय।